नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। मनुष्य का जीवन जब से है, रोग यानी बीमारियां उसके साथ हमेशा रही हैं और इसके लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहा है जिससे रोग उसके पास आए नहीं और अगर आ जाए तो उसका इलाज हो सके। रहीम का एक दोहा है जो इस बात के बारे में है कि प्रकृति में ही जैसे मानो सभी बीमारियों का रहस्य छुपा हुआ है और जो बाद में हमारी कई चिकित्सा पद्धतियों का आधार भी बना। रहीमन बहु बेशज करत व्याधि न छाणत साथ, खग मृग रहे अरोग वन हरि अनाथ के नाथ। यानी बहुत सी दवाइयां करने पर भी लाभ नहीं मिलता और दूसरी तरफ खग मृग पक्षी पशु ये सब वन में रहते हैं और इनका इलाज करने वाला तो कोई नहीं होता। तो ये कैसे ठीक रहते हैं? यानी ईश्वर है जो इनको ठीक रखता है, इनको आरोग्य देता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम चिकित्सा पद्धतियों की बात करें तो बहुत पुरानी नहीं है आज की एलोपैथी, लेकिन हम ये जानते हैं कि उसे एविडेंस बेस्ड या उसे मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं क्योंकि दुनिया भर में ज़्यादातर लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके विपरीत हमारी बहुत सी पुरानी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, चाहे उसमें आयुर्वेद हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, यूनानी पद्धति हो और होम्योपैथी भी। इन सब चिकित्सा पद्धतियों को अब हम वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के नाम से जानते हैं। हम में से ज्यादातर लोग इनका तब इस्तेमाल करना पसंद करते हैं या तब इस्तेमाल करते हैं जब एलोपैथी से आराम नहीं होता, यानी बहुत से लोगों के लिए ये आखिरी विकल्प की तरह होती हैं। लेकिन क्या वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां सचमुच ऐसी हैं? क्या हमें बहुत सी बीमारियों को दूर रखने में ये सहायक हो सकती हैं? और बहुत से लोगों के मन में मापदंड को लेकर भी प्रश्न है। बहुत ज़रूरत है ये समझने की कि दरअसल कितनी उपयोगी हैं हमारी ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां और इनका ज्ञान, क्योंकि इन पद्धतियों का जो प्रयोग है वो कई वर्षों से किया जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से सन 1995 में ख़ास तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी को लेकर ख़ास तौर पर इन सिस्टम्स के लिए फोकस करने के लिए और ख़ास तौर पर रिसर्च करने के लिए एक इस तरह का विभाग स्थापित किया गया। उसके बाद नवंबर 2003 में आयुष विभाग स्थापित किया गया, जिसमें आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी इन तमाम इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को लिया गया है। और ख़ास तौर पर ये प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इन सभी सिस्टम्स के बारे में लोगों को हो और ये जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ हैं इनका बेहतर तरीके से प्रयोग किया जा सके। तो ज़रूरत है ये समझने की कि किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है इन तमाम सिस्टम्स की और कैसे इनको अपने जीवन में अपनाया जा सकता है। और ख़ास तौर पर जब बात आती है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की, तो क्या सिर्फ इलाज के तरीके तक ही सीमित है या फिर इनको जीवन शैली में लाकर खुद को निरोगी और स्वस्थ रखा जा सकता है? यूनानी, होम्योपैथी जैसी चिकित्सा पद्धतियां जिनकी हमारे स्वास्थ्य में अहम भूमिका है। ये चिकित्सा पद्धतियां न सिर्फ विभिन्न रोगों के इलाज में उपयोगी हैं, बल्कि एक स्वस्थ जीवन जीने में भी सहायक हैं। इन चिकित्सा पद्धतियों के सिद्धांतों के अनुसार सभी बीमारियां शरीर में विजातीय पदार्थों के एकत्र होने की वजह से उत्पन्न होती हैं। शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता मजबूत कर और आंतरिक तंत्र की सफाई कर रोगों का इलाज व उनसे बचाव भी किया जा सकता है। ये चिकित्सा पद्धतियां न सिर्फ विभिन्न रोगों का इलाज करने में पूरी तरह सक्षम हैं, बल्कि रोगों से बचाव कर स्वस्थ जीवन जीने का एक कारगर तरीका भी। ये एक ऐसा विज्ञान है जिनके सिद्धांतों का पालन कर आहार विहार व जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर अपना मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य बरकरार रखा जा सकता है। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। वेस्टर्न मेडिसिन सिस्टम यानी जो आजकल का जो आधुनिक
चिकित्सा पद्धति सिस्टम जिसे हम एलोपैथी के नाम से जानते हैं, इसके बारे में अक्सर बहुत लोगों की और बहुत से वैकल्पिक चिकित्सकों की ये राय है कि इसका दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और होम्योपैथी के जनक सैमुअल हैनमन ने इसे नाम दिया था एलोपैथी। तब से इसे एलोपैथी भी कहा जाता है, जो एविडेंस बेस्ड या वेस्टर्न मेडिसिन सिस्टम जो है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में अक्सर लोगों के मन में आती है, वो ये है कि मापदंड की जब बात आती है, इलाज बहुत लंबा है, फिर योग्य चिकित्सक की तलाश कहाँ हो। दवाइयों को लेकर बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि दवाइयाँ मानक पर हैं कि नहीं हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इनका इस्तेमाल क्या एलोपैथी के साथ किया जाए, न किया जाए, या इनका इस्तेमाल कब किया जाए और किन बीमारियों में इनसे ज़्यादा फायदा होगा। ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो हम सब के मन में हमेशा रहते हैं। आज इन सब का उत्तर लेते हैं विशेषज्ञों से, और साथ ही ये भी जानते हैं कि क्या इन चिकित्सा पद्धतियों को खास तौर पर जो आजकल का लाइफस्टाइल है उसके साथ भी इनका प्रयोग किया जा सकता है, या कैसे इनके उपयोग को सरल बनाया जाए। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तनुजा नेसरी। आप एडिशनल डायरेक्टर हैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान से। हमारे साथ हैं डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, आप जाने माने होम्योपैथ हैं। साथ ही मौजूद हैं प्रोफेसर एम.ए. जाफरी, आप हेड हैं इल अद्विया जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से। और हमारे साथ हैं डॉक्टर ईश्वर एन आचार्य, डायरेक्टर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन योग एंड नेचुरोपैथी। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत हैं और उनके उत्तर ले लिए जाएं। डॉक्टर तनुजा, आप ही से चर्चा की शुरुआत करें और ये समझने की कोशिश करें कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की भूमिका अगर आज के समय में हम समझने की कोशिश करें तो कितनी ज्यादा है। वैकल्पिक चिकित्सा, जैसे आपने कहा, आपने नाम इसको वैकल्पिक चिकित्सा कहा, लेकिन अगर आप आयुष मंत्रालय है, इसकी अगर आप भूमिका देखें, इट इज़ अ नेशनल आयुष मिशन, तो ये एक मेन स्ट्रीम मेडिसिन हो सकती है, ना कि वैकल्पिक चिकित्सा, इंडिजिनस सिस्टम। ये हम भी यही चाहेंगे कि ये बिल्कुल ये मुख्य धारा की चिकित्सा पद्धति बने। लेकिन अभी चूंकि सभी इसे वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के नाम से ही जानते हैं, तो इसकी भूमिका हम आज के संदर्भ में अगर समझें तो कितनी है और कितनी हो सकती है। ये एक्चुअली जैसे कि अगर मैं आयुर्वेद की बात करूँ या वैकल्पिक चिकित्सा की बात करूँ, तो ये चिकित्सा पद्धतियाँ ना कि केवल मेडिकल सिस्टम है, बट लेकिन इसमें फिलोसॉफिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी ह्यूमन लाइफ है। तो इसीलिए हमें लगता है कि ये अहम भूमिका निभाता है सामाजिक स्वास्थ्य में हमारे यहाँ। डॉक्टर बैनर्जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब इन पद्धतियों की बात आती है, लोगों का नज़रिया ये सोचना कि शायद इसको एक आखिरी विकल्प माना जाए, अगर एलोपैथी या दूसरे इलाज नहीं कारगर साबित हो रहा है या उनका प्रभाव नहीं हो रहा, तब इनकी तरफ जाएंगे। किस तरह से इस नज़रिए में बदलाव की ज़रूरत है? इसका लिए एक तो पब्लिसिटी का बहुत ज़रूरत है। जो बहुत सारे बीमारी होम्योपैथी में ठीक होता है, बहुत आदमी को पता भी नहीं है, तो उसका लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है जी। और बहुत सारे पेशेंट हैं जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट पर्टिकुलरली करते करते थक जाते हैं, थक के वो ढूंढते हैं नेक्स्ट अल्टरनेटिव क्या होता है, तो उसमें होम्योपैथी में आते हैं, तो उसमें बेनिफिट भी होता है उन लोग को जी। सो देन दे कंटिन्यू द ट्रीटमेंट और फिर ठीक भी हो जाते हैं बहुत सारे केसेस जी। डॉक्टर आचार्य, ये जो नज़रिया है कि अगर एलोपैथी या दूसरे सिस्टम्स का प्रभाव नहीं हुआ, तब जाकर इस तरह के किसी एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम की तरफ जाएं, क्योंकि शायद उनको लगता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है या स्लो इफेक्ट होगा या इस तरह की चीज़ें। आप कैसे देखते हैं इस पूरे समीकरण को? देखिए, जो एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन या मेन स्ट्रीम मेडिसिन जो आज प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के रूप में हमारे देश में समाया हुआ है, सो इस वजह से जहाँ इमीडिएट फैसिलिटी मिलता है, नज़दीक है, वहाँ तुरंत वहाँ चले जाते हैं ताकि वो उस सुविधा को उपलब्ध किया जाए। जैसे जो बाकी जो सिस्टम जो वैकल्पिक हम कहते हैं कि आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी या योग नेचुरोपैथी का जितना सुविधा आसपास में होना चाहिए, शायद इतना सुविधा हम उसको क्रिएट नहीं कर पाए। इस वजह से लोग थोड़ा परेशान में आ जाते हैं कि वो जो ट्रीटमेंट लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। इस वजह से हो सकता है कि वो तुरंत उस तरफ से जाते हैं और वहाँ नहीं ठीक होता है तो फिर
जाके हमारे पास आते हैं। जी डॉक्टर जाफरी, ये जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम्स की बात हो रही है, आप सभी जो यहाँ मौजूद जो विद्वान जन हैं, इस बात से तो आप बिल्कुल सहमत होंगे, एग्री करेंगे, और वो ये है कि एलोपैथी के मुकाबले आप लोगों के जो सिस्टम्स हैं, मेडिसिन सिस्टम्स जो हैं, इसमें व्यक्ति को सिर्फ उसके रोग के लक्षण पर ही नहीं बल्कि रोग के अलावा उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका मिजाज कैसा है, वो सोच क्या रहा है, उसका मन कैसा है, इन सब बातों को आप शामिल करके फिर इलाज शुरू करते हैं। और आयुर्वेद में तो अक्सर ये भी कहा जाता है कि अच्छे आयुर्वेदाचार्य ज्योतिष के भी बड़े जानकार होते रहे हैं, और वो दवाई किस समय कब कितनी दी जानी है उस पर भी बड़ा ध्यान रखते हैं। तो ये जो है एलोपैथी में तो अक्सर जो लोग कहते हैं वो ये कि उसमें तो सब रोग अगर एक तरह का है, दवाई अक्सर एक तरह की डोज का फर्क रहता है, वो तो बाकी चीज़ों के हिसाब से, लेकिन इलाज का तरीका लगभग समान रहता है। लेकिन आपके यहाँ तीनों चारों सिस्टम्स में ऐसा नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है इन सिस्टम्स में कि हम लोग एज ए पर्सन ट्रीट करते हैं, होलिस्टिक अप्रोच के साथ में करते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि कोई सिम्टम है, कोई बीमारी का कोई सिम्टम है, उसी को हमें सप्रेस करना है या उसी का एडवांस इलाज हमें देना है। ये एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि सिर्फ ये नहीं कि बीमारी का, आप लोग कहते हैं कि रोग की जड़ तक जाते हैं। जो ये देखना पड़ेगा कि रोग का कारण क्या है, उसकी वजह क्या है, किस वजह से रोग पैदा। देखिए, एक नेचर में कुदरत ने सब कुछ दिया, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि हर बीमारी का इलाज कुदरत ने रखा है। और अगर हम अपनी सराउंडिंग्स में देखें तो इतने पेड़ पौधे, इतनी नेचुरल चीज़ें हैं, तो जब हर बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन अब देखना ये होता है एक फिजिशियन को कि उस बीमारी का कारण क्या है। एक गॉड ने तो एक ह्यूमन बॉडी बनाई है और तमाम चीज़ें बनाई हैं, तो वो एक सिस्टम है पूरा, तो मैकेनिज्म है वो। तो यही नहीं है कि एक मेरे अगर फेस में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आई विल कंसंट्रेट ओनली ऑन फेस। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो बीमारी की वजह क्या हो सकती है, यानी बॉडी में क्या ऐसी वजूहात हो रही हैं। एक अगर बैलेंस है हर चीज़ का तो ठीक है, और अगर कोई बीमारी है तो इसका मतलब ये देयर सम इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। जैसे यूनानी सिस्टम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये बेस करता है फंडामेंटल थ्योरीज पे कि अगर इसके ह्यूमरल थ्योरी पे कि बॉडी में कुछ ह्यूमर्स हैं जो अगर बैलेंस में रहते हैं तो ठीक रहती है बॉडी, अदरवाइज तो फिर उसका मैकेनिज्म और उसका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, जिसे हम उर्दू में कहते हैं क़ुव्वत मा तक़द्दुम, अगर वो सही है, यानी उसकी प्रकृति सही है, वो बचाव कर सकता है, तब तो बीमारी नहीं होगी। और अगर कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, वो मैकेनिज्म ख़राब हो रहा है, तो तभी कोई इन्फेक्टेंट भी बीमारी पैदा कर सकता है। अदरवाइज तो वी आर प्रोन टू एवरी टाइम फॉर सो मेनी इन्फेक्टेंट्स। जी डॉक्टर तनुजा, ये जो सिद्धांतों की बात आ रही है, कुछ इसी तरह के सिद्धांत आयुर्वेद में भी अपनाए जाते हैं कि सब कुछ मिलाकर वात, पित्त और कफ दोष के अनुसार ही चलता है। अगर इनका इम्बैलेंस होगा या अनियंत्रण होगा तभी कोई रोग पनपेगा। किस तरह के सिद्धांत और किस तरह की जानकारी बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, आपने सही पूछा कि आयुर्वेद का जो मूलतः सिद्धांत है सभी प्राकृतिक चिकित्सा का, तो जैसे हम कहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग इज़ अ चाइल्ड ऑफ अ मदर नेचर, तो आयुर्वेद भी यही कहता है कि जो पिंड ब्रह्मांड न्याय जिसको कहते हैं कि जो पंचमहाभूत है प्रकृति के, जो बाह्य सृष्टि है उसी का ही ह्यूमन बीइंग और ऑल लिविंग क्रिएचर इज अ मिनिएचर क्रिएचर ऑफ अ पंचमहाभूत से ही हम बने हैं, और बाह्य सृष्टि भी पंचमहाभूतों से बनी है। तो जब हम स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं, स्वास्थ्य अपनाना चाहते हैं, तो इन दोनों में, बाह्य सृष्टि में, बाह्य वातावरण में, एनवायरनमेंट में, और हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में वात पित्त कफ जो दोष है, जो पंचमहाभूत का एक प्रतिनिधित्व शरीर में करते हैं, इनमें एक हार्मनी होगी तो स्वास्थ्य होगा। अगर डिसहार्मनी होगा तो वो बीमारी होगी। तो हमारे जितनी भी लाइफस्टाइल है, डेली रेजिम जिसको आयुर्वेद में दिनचर्या कहते हैं, सीजनल रेजिम जिसको हम ऋतुचर्या कहते हैं, ये सभी हम एक प्रकृति से हार्मनी रखने के लिए अपनाते हैं। एंड दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद, पंचभौतिक सिद्धांतों का अपनाना, उसको साधर में रखना, ये एक प्रमुख सिद्धांत है। जी जी
डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, आपके पास तो ऐसे बहुत से लोग आते होंगे जो एलोपैथी से निराश हो गए, या कुछ ऐसी असाध्य बीमारियां, ऐसी बीमारियां जिनके बारे में उनको लगता है कि अब इसका इलाज ही नहीं हो सकता। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के साथ अक्सर ये देखा गया है, और जो लोगों के मन में ये बातें, ये भ्रम कहाँ से आए हैं समझ में नहीं आता, और इस तरह की जानकारी सोशल मीडिया पर भी बहुत चलती रहती है कि आप फलां इसके पत्ते खा लीजिए, ये कर लीजिए, इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, इससे डायबिटीज़ चली जाएगी, इससे ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, इससे मोटापा चला जाएगा। एक बात बताइए, क्या इस तरह के जो भी भ्रम जो फैलाए गए हैं, हमेशा ये माना गया है कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां, चाहे आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथी हो, होम्योपैथी हो, ये चमत्कार की तरह से काम करती हैं। आप ये करिए, ये खा लीजिए, गाजर का जूस पी लीजिए, चश्मा उतर जाएगा। ऐसी बातें कर करके क्या इन बातों से सबसे ज्यादा नुकसान ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का हुआ है? हाँ, जो भी देना है उसको भी प्रॉपरली गाइडेड होना चाहिए। एक्सपर्ट जो बीमारी के बारे में जानकारी है, जो दवाई का बारे में जानकारी है, कोई कुछ बोल देता है तो उसी को लेते जाएंगे, तो उसमें हर टाइम बहुत गलत ही होता है। शुगर का ही बोलिए, शुगर का बोल देंगे जाइए खाओ, खाते जाओ, खाते गया शुगर बढ़ के स्टार्स ऑर्गन फेलियर। हाँ, जो हार्ट अटैक हो गया, चाहे किडनी फेल कर गया, चाहे आँख में भी प्रॉब्लम आ गया, रेटिनोपैथी हो गया, तो ये हो सकता है। अगर जैसे जस्ट एडवाइस में लेते गया, दैट इज ठीक नहीं है। आपको एक जो जानकारी है, जो बीमारी को भी जानते हैं, दवाई को भी अच्छे जानते हैं, कौन कौन दवाई देना चाहिए, उसी को पास जाना चाहिए। ये बात बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ईश्वर आचार्य, यही बात हम थोड़ी से और इसको ज़रा और समझने की कोशिश करें। इस तरह के दावे, इस तरह की बातें आप लोगों की तरफ से भी कभी हमने देखा नहीं कि बहुत से इस तरह से बहुत बड़े तौर पर ये खंडन किए जाएं या इस तरह की बातें आएँ। बहुत बार ये बातें होती हैं, ये चश्मा उतर जाएगा, वज़न कम हो जाएगा। अभी हमारे पास एक ईमेल आया हमारे एक दर्शक का, वो ये कह रहे हैं कि आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज हो जाती है तो धमनियों को ठीक करने के लिए तरीका ये है कि उसमें फिर बलूनिंग एंजियोप्लास्टी होगी या बाईपास होगी। लेकिन बहुत से लोग कि ये अजवाइन और सौंफ और ये सब उबाल के पी लीजिए और तमाम कोलेस्ट्रॉल निकल जाएगा। इस तरह की बातों ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। नुकसान तो ऑब्वियसली किया है, लेकिन क्या ये इनमें कोई आधार है? पहले तो हम ये समझ लें, हम कह रहे हैं कि नुकसान किया है, शायद आप कहेंगे आधार है आधार क्या? देखिए, कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक कुछ एक्सपर्ट कुछ केसेस की बात करें ना, हम एक्सपर्ट की बात क्यों करें? वही जो सिस्टम से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उनके द्वारा कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स हुए या कुछ केसेस में उनको उस तरफ के रिजल्ट मिला होगा, तो वो इस तरफ की दावे करने शुरू कर लेते हैं और उसको बहुत बड़े पैमाने पर करने लगते हैं। ऑब्वियसली ये जो इस तरफ की टाल क्लेम है, उसको रोकने के लिए जो आयुष मंत्रालय की तरफ से कई आयुष मंत्रालय इस मामले में कदम उठा रहा है। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के जो गुण हैं, जो फायदे हैं, उससे ज़्यादा बहुत नुकसान होता है जब चमत्कारों की बातें कुछ लोग करने लगते हैं, और लोग जब इनको अपनाते हैं और फ़ायदा नहीं होता तब फिर वो निराश होते हैं। क्या करना चाहिए उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पंजाब से हमारे दर्शक हैं, राजा हैं टेलीफोन लाइन पर। राजा साहब, आपका स्वागत। क्या जानना चाहते हैं? What are the alternative medicine for those who are suffering from age-related disease degeneration? एज-रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन, ये कहना चाहते हैं। मैक्युलर डिजेनरेशन ऑफ, हाँ, वो आँखों की है, ये हम समझते। तो इसके लिए आंवला, त्रिफला आंवला, ये एक रसायन जो एंटी एजिंग काम करती है और डिजेनरेशन में एक रीजनरेशन का काम करती है, जिसको रसायन औषधि कहती है। वो आंवले का यूज कर सकते हैं। बीमारी होने के बाद लें तब लाभ होगा। एक्चुअली प्रिवेंशन इज अ स्ट्रेंथ ऑफ आयुर्वेद। तो अगर हम शुरू से ही ले तो ये होगा ही नहीं, लेकिन अगर जब सभी ले सकते हैं। और कितनी मात्रा और कब कैसे लें? अगर आंवला लेना है तो वो रात को सोते समय ले तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे ही त्रिफला है, वो नेत्र का, आंखों का। आंवला रसायन आपने बताया। आंवला रसायन और आंवला रसायन या आंवला चूर्ण दूध के साथ भी ले सकते हैं? दूध के साथ नहीं ले सकती, कोई भी खट्टी चीज दूध के साथ नहीं ले सकती। वो दूध के साथ नहीं, वो पानी के साथ ले सकते हैं। ठीक है। ऐसे कहा जाता है कि आंवला अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। दैट मीन्स अगर आप प्रिवेंशन की, अगर मेंटेनेंस की बात करें, अगर ये लेते रहे रसायन के
तहत में, जैसे कि आपका होस्ट मैकेनिज्म, इम्यूनिटी अच्छी बढ़े, तो ये होगा ही नहीं। सभी ले सकते हैं, सभी ले immunity सकते बढ़ाने हैं के इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जैसे अभी सर्दी का सीजन था तो आंवले से बना च्यवनप्राश आप ले सकते थे, आंवले का चूर्ण ले सकते हैं गर्म पानी के साथ। लेकिन आँखों के लिए त्रिफला, जिसमें एक आंवला एक महत्वपूर्ण घटक है, वो चूर्ण आप 1 चम्मच 1 से 3 ग्राम गर्म पानी के साथ रात को ले सकते हैं। जी डॉक्टर जाफरी, जब भी इस तरह के ट्रीटमेंट या वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति अपनाने की बात आती है, लोगों को सबसे पहले लगता है कि किसी से भी आप परामर्श लीजिए और शुरू कर दीजिए, या खुद ही पता हो किसी और ने बताया कि हम फला दवा लेते हैं तो आप ले सकते हैं। कितना महत्वपूर्ण होगा एक विशेषज्ञ के परामर्श से किसी भी दवा को लेना? देखिए, कोई भी सिस्टम में अगर आप इलाज करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसके एक्सपर्ट से बात करें। तो ये बिल्कुल गलत है कि कुछ चीज़ें नेचुरल हो सकती हैं जो सिंपल लिटरेचर में या न्यूज़पेपर्स में अवेलेबल हैं, जो हम डे टू डे की लाइफ में लेते हैं जी, जैसे सब्जियों का इस्तेमाल है, उनमें ज़ाहिर है सब चीज़ों में कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और वो जनरल नॉलेज के तौर पे लोगों को मालूम होता है, तो एज दैट मैकेनिज्म वो लिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बीमारी है और उसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो फिर एक्सपर्ट से ज़रूर रुजू करना चाहिए, और उसकी सलाह के बिना पूरा इलाज मुमकिन नहीं है जी। अगर अदरवाइज फिर उसके भी नुकसान होने की संभावना है। तो जो लोग चाहते हैं कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के अनुसार इलाज किया जाए, एक विशेषज्ञ के परामर्श से ही दवा शुरू करनी चाहिए, ये यहाँ बैठे विशेषज्ञों का कहना है। फिलहाल अब्दुल खालिक साहब हैं हमारे साथ फोन लाइन पर राजस्थान से। स्वागत आपका अब्दुल खालिक साहब, क्या जानना चाहते हैं? मैं सर ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले हमने एक पद्धति को हम भूल गए अपने शो में जिसका जिक्र नहीं किया जी, झाड़ फूंक और ताबीज पद्धति का हमने जिक्र नहीं किया सर। क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान में अक्सर मलेरिया का इलाज ताबीज से होता है, किसी का लीवर खराब है जैसे उसका इलाज भी झाड़ फूंक और ताबीज से होता है। इस पद्धति का हमने इलाज जिक्र नहीं किया। अब्दुल खालिक साहब, आपका महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया है, ये जो झाड़ फूंक की बात है। डॉक्टर जाकिर, फिर आपके पास आना चाहेंगे कि इस तरह की जो चीज़ें हैं जो लोगों में भ्रम पैदा करती हैं कि आप चले गए फलां से, आपने झाड़ फूंक करवाई, इलाज ठीक से नहीं हो पाया और फिर ये संदेश गया कि इस तरह के सिस्टम्स, क्योंकि ये सिस्टम में आता है, या इस तरह के सिस्टम काम नहीं करते। देखिए, जब हम अल्टरनेटिव सिस्टम्स की बात करते हैं, ख़ासतौर से यूनानी सिस्टम की या और एस्टेब्लिश जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स में, तो उसमें जहाँ पूरी बॉडी को हम लोग देखते हैं, वहाँ टेम्परामेंट और ये सब बॉडी का एज ए होल बॉडी, वहाँ एक आस्पेक्ट स्पिरिचुअल, एज ए स्पिरिचुअल मेडिसिन भी आस्पेक्ट है। लेकिन ये सिंपली ये कह देना कि झाड़ फूंक और तावीज़ गंडे, तो वो उससे कुछ लोगों को साइकोलॉजिकली तो कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, या स्पिरिचुअली अगर उनको कराएं तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कोई ये एक एस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पे कमेंट करना चाहूँगा। बिल्कुल अंधविश्वास। जी डॉक्टर जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमने कहा कि ये जो अल्टरनेटिव सिस्टम्स है, दीज आर दी होलिस्टिक सिस्टम्स ऑफ अ मेडिसिन, जिसमें आत्मा, मन और शरीर, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, तीनों में भी हार्मनी रखनी। जैसे बाह्य हम हार्मनी रखते हैं वातावरण से, तो अंदर के माइंड, बॉडी और स्पिरिट की भी हार्मनी रखनी है। इसीलिए आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्सा का उपदेश है। जैसे हम मेडिसिन लेते हैं, इसको कहते हैं रैशनल मेडिकेशन, युक्ति व्यपाश्रय। मन की चिकित्सा करते हैं, उसको कहते हैं साइकोथेरेपी। लेकिन जो थर्ड पार्ट जो है, जिसको डिवाइन थेरेपीज कहते हैं, क्या एक रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में जाकर इलाज करवाया जा रहा है, या फिर जो रोड साइड होते हैं वहाँ किसी के पास चले गए और झाड़ फूंक करवा लिया और कहा गया कि ठीक हो गए? तो ये गलत है, ये मैसेज गलत है। क्योंकि हर एक जो चिकित्सक है, चिकित्सा पद्धति है और एक सिस्टम है, ये सभी का एक मापदंड बनाया है, स्टैंडर्डाइजेशन है। अगर रैशनल डिवाइन मैनेजमेंट भी करना है तो उसी के लिए उसका नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए। फेथ हीलिंग तो एक अलग चीज होगी, बात झाड़ फूंक की हो रही है, जो कोरा अंधविश्वास वो दैट इज अ रॉन्ग थिंग, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, तो वो गलत है। नहीं कहेंगे कि कोई भी इस ये गलत है। डॉक्टर कल्याण बनर्जी, हमारे एक दर्शक हैं सुभाष बंसल हैं, ये अंबाला कैंट से, इन्होंने अभी ईमेल भेजा है। ये जानना चाह रहे हैं, हम होम्योपैथी की बात करेंगे, हालांकि इन्होंने आयुर्वेद पर भी पूछा है, जो हम जानेंगे डॉक्टर तनुजा से, कि जहाँ तक होम्योपैथी की और बाकी जो हमारे ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स की ज़्यादातर बात है, वो ये जानना चाहते हैं कि इस दिशा में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हो रही है या नहीं हुई है अब तक।
हम पुराने ज्ञान पर ही आज हम बात करते हैं ज़्यादातर, नई कुछ भी बातें नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे होम्योपैथी? नहीं, ये बात सही नहीं है। रिसर्च तो होता है, पर्टिकुलरली हम तो हमारा इंस्टीट्यूट का बारे में कह सकते हैं, बिकॉज वट एवर हम प्रैक्टिस करते हैं दैट बेस्ड ऑन रिसर्च हो रही है। रिसर्च हो रहे हैं। किन किन फील्ड्स में ज़्यादा रिसर्च हुई है और अच्छे परिणाम आ रहे हैं कुछ खास तरह की बीमारियों में? बहुत सारी, देखिए पर्टिकुलरली हम लोग जो करते हैं, जो हम कहने चाहते हैं, आई फॉलो द एडवांस्ड होम्योपैथिक प्रोटोकॉल which is a research driven evidence based practice. It is developed by Dr. Parimal Banerjee of International Institute of Advanced Homeopathy. So that helps in selecting the drug more quickly. Particularly जो भी है ना इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे खांसी जुकाम जल्दी होता है, बच्चों को एजमाटिक होता है, वो सब बीमारी, प्लस जो भी बहुत एडवांस केसेस है, जो रेनल फेलियर बोलिए, ऑर्गन फेलियर, लीवर का बोलिए, चाहे हार्ट का, ये सब बीमारी का अभी होम्योपैथी इलाज हो सकता है। बट समटाइम्स दे रिक्वायर द एलोपैथिक सपोर्ट ऑल्सो। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट किया है, तो किडनी ट्रांसप्लांट करने का बाद उसका इम्यूनो सप्रेसेंट दिया जाता है। सो यू कैन नॉट स्टॉप दैट इम्यूनो सप्रेसेंट, उसका साथ ही आपको होम्योपैथिक मेडिसिन देने होगा। कोई भी प्रॉब्लम तो होता है, जैसे रिसर्चेस कर रहे हैं आप? हाँ, ऐसे रिसर्च और बहुत फायदा भी हुआ है। बहुत केसेस में हेल्पफुल होता है। तो जाहिर सी बात है, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में जो बात निकलकर सामने आ रही, न सिर्फ उसके लाभ हैं बल्कि आज के समय में उसमें नए शोध भी जारी हैं। और क्या क्या लाभ हो सकते हैं और हमें क्या ध्यान रखना है इन पद्धतियों को अपनाते हुए, उस पर भी चर्चा होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार IFA की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक IFA की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। आज मेरा एग्जाम है। अच्छा होगा डेविड, गुड लक। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड और सेकंड आई है रिया, थर्ड है असलम। कांग्रेस। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है, पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? वो देखो, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.minorityAffairs.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मरीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह दा मार गया। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा।
यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी, पान नहीं थूकने दूंगा, ये लेकर छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर हो रही है चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक दर्शक हैं पटना से, कुमार गौरव, टेलीफोन लाइन पर। कुमार गौरव जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। जी नमस्कार। नमस्कार कुमार जी, बताएं। जी मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये वैकल्पिक चिकित्सा जो है, इसको क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं? क्या इससे हर बीमारी का जड़ से इलाज है? अगर है तो हम लोग क्यों प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं लोगों को जाने के लिए? ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसी बात को हम चर्चा का बिंदु बना लेते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए, बारी बारी से। आपसे शुरू करते हैं जी डॉक्टर तनुजा। वो ये कि अगर आयुर्वेद की हम स्पेसिफिकली बात करें, सिर्फ आयुर्वेद की, तो कौन सी बीमारियां हैं जिनमें आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से अगर इलाज करेंगे बहुत अच्छा लाभ होगा और कोई दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, बताइए। जी, ये बहुत ही एक अहम सवाल है कि आयुर्वेद एक केवल क्रॉनिक डिसीजेस के लिए आयुर्वेद में चिकित्सा है, जो कोई एक्यूट कंडीशन है उसके लिए एलोपैथी में, ऐसा नहीं है। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है। मैं आप दर्शकों को और आपको ये कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद के, जैसे अभी सवाल पूछा गया था कि प्राइमरी मैनेजमेंट है या नहीं, तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद को 8 अंगों में बांटा है। मतलब हर स्पेशलिटी में, मदर मतलब मैटरनल एंड चाइल्ड केयर, पेडियाट्रिक केयर, बुढ़ापे के लिए जेरियाट्रिक केयर, और जितनी भी स्पेशलिटी जैसे आँख हो, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, सर्जरी, ये सभी स्पेशलिटी के लिए आयुर्वेद में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर कही गई है। और अभी भी हम इसको हमारे अलग स्पेशलिटी क्लिनिक में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किन बीमारियों में नतीजे सबसे अच्छे रहे हैं जी, और जल्दी भी आए हैं, जरा बताएं। ये हेपेटाइटिस जिसको जॉन्डिस कहते हैं, तो इसके लिए कंप्लीट आयुर्वेदिक मेडिसिन से आप ठीक हो जाते हैं। रूमेटोलॉजी जिसमें संधिगत वात है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जॉइंट डिसऑर्डर है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स ऑफ जॉइंट, इसमें आयुर्वेद से बड़ी अच्छा लाभ होता है। देन हम जो क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसीजेस, डायबिटीज मेलाइटस हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, मोटापा हो, इन सभी में आयुर्वेद से लाभ होता है। और स्ट्रेस डिसऑर्डर, मानसिक बीमारी, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसमें आयुर्वेद से बड़ा अच्छा इलाज होता है। जी डॉक्टर बैनर्जी, होम्योपैथी चिकित्सा की बात करें तो एलर्जीज़ की बात की जाती है कि स्किन या रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ में काफ़ी लाभकारी है। इसके अलावा कौन सी दूसरी बीमारियां आप बताना चाहेंगे जिसमें इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है और बहुत प्रभावशाली तरीका से होता है? पर्टिकुलरली हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलेंगे होम्योपैथी में, तो सबसे बेटर इलाज है देन एनी अदर पैथी। कोई भी अटेक्सिया बोलिए, जो चलने में प्रॉब्लम है, चाहे लिखने में प्रॉब्लम है, चलने नहीं सकते हैं, प्लस बहुत न्यूबॉर्न चाइल्ड को मेंटल डेवलपमेंटल डिफेक्ट आता है, तो उसमें भी होम्योपैथी का इलाज है। जैसे बोलिए जो डाउन सिंड्रोम, चाहे बहुत अदर कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों को मूवमेंट नहीं आता है, फिक्स रहता है। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ जिसमें भी बहुत सारे टिश्यू एंड सेल रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सब बीमारी में होम्योपैथी में इलाज है जी। और बहुत अच्छा, हम तो माय प्रैक्टिस आई हैव सीन दैट ये अच्छा रिजल्ट भी देता है इसमें जी। ये छोड़ के भी देखिए, और एलर्जी तो है, फिर बहुत किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर बोलिए, रेनल स्टोन होम्योपैथी बेस्ड ट्रीटमेंट है, प्लस अर्ली केसेस ऑफ रेनल फेलियर होम्योपैथी करने से ठीक होता है। निफ्रोटिक सिंड्रोम होम्योपैथी में ठीक होता है। सिमिलरली लिवर डिजीज़ में जॉन्डिस बोलिए, फिर अर्ली सिरोसिस, दीज आर ऑल क्योरेबल इन होम्योपैथी। चाहे होम्योपैथी लेने से पेशेंट भी ठीक रहता है। एडवांस केसेस ऑफ कैंसर, जब डॉक्टर लोग हाथ खड़े कर देते हैं, बहुत केसेस रेस्पॉन्ड किया है। मेनी केसेस आर दे आर लिविंग विद द कैंसर 15-20 years and leading almost normal life. So these are possible in homeopathy. Like multiple sclerosis, this is also very difficult disease, but they respond very nicely with the homeopathic treatment. जी. Infertility,
बच्चा नहीं हो रहा है, 15-20 साल शादी हुआ, बच्चा नहीं हो रहा है, दे कंसीव विद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। ये जो तमाम आपने इलाज बताए हैं इन सभी बीमारियों के लिए, इनका जो मूल सिद्धांत है, इलाज का मूल सिद्धांत क्या रहता है? मूल सिद्धांत देखिए, बेस्ड ऑन द होम्योपैथिक इज प्रिंसिपली बेस्ड ऑन द सिम्टम्स बेस्ड, बट अलॉन्ग विद दैट इन पर्टिकुलरली हम लोग को वट एवर दैट एडवांस्ड होम्योपैथी मेथड में वही फॉलो करते हैं, डिजीज़ का भी डायग्नोसिस प्लस पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑल्सो, क्या क्या प्रॉब्लम है उसमें, जो टेस्ट भी हम लोग कराते हैं, तो उसका ऊपर बेस करके प्लस कंसिडरिंग द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हम लोग स्पेसिफिक दवाई देते हैं, उसमें रेस्पॉन्ड करता है। जी डॉक्टर जाफरी जी, यही सवाल अब आपसे, यूनानी पद्धति की अगर हम बात करें, कोई व्यक्ति किन बीमारियों से पीड़ित हो और जाए और सबसे अच्छा इलाज उसका यूनानी पद्धति से होगा? देखिए, उससे पहले मैं एक थोड़ा सा जनरल बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसा अभी इन्होंने पूछा था सवाल कि क्या प्राइमरी हेल्थ केयर में कुछ रोल अदा हो सकता है, तो देखिए ये सिस्टम्स हमारे एक ज़माने से आजमाए हुए सिस्टम है और एलोपैथिक के डेवलपमेंट से पहले यही सिस्टम थे जो लोगों की समस्याओं को दूर करते थे। तो ऐसा नहीं है कि जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो या बिल्कुल सर्जिकल कंडीशन हो तभी एलोपैथी। मेरा कहना ये है कि हमारी बहुत छोटी छोटी जो डे टू डे की बीमारियां हैं, पहले हमें इन सिस्टम्स की तरफ आना चाहिए। जब ये लगे कि साहब कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तब अगर हम रुजू करें एलोपैथी तो ज़्यादा बेटर है। तो बजाय इसके या इमरजेंसी में, अभी तक ये कहा जाता है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम जो है वो इमरजेंसी को डील नहीं कर पाता, वो लंबी देखिए, मैंने इसलिए अपनी बात के शुरू में ये कहा कि ऐसा नहीं है कि जब एलोपैथी नहीं थी तो ट्रीटमेंट नहीं होना था। तो एक तो मेरा थोड़ा सा मुझे ये डाउट है कि इसको इन सिस्टम्स को ऑल्टरनेटिव कहना या ये अच्छा तर्क है आपका वैसे कि जब एलोपैथी नहीं थी तब क्या था, तब भी तो इमरजेंसी होती थी। एलोपैथी तो यूनानी से ही डेवलप हुई है, ठीक है, वो आप मॉलिक्यूलर बेसिस पे बात करते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस पे बात नहीं करते। तो मेरा कहना ये है कि जो छोटी छोटी डे टू डे बीमारियां हैं, जैसे कॉमन कफ कोल्ड, हमारे पास बहुत अच्छे आंसर्स हैं। सिंपल जो शानदार नज़ला 5-6 दवाओं से बनता है, दवाएँ लीजिए, बॉयल कीजिए और पी लीजिए, और आजकल वो तैयार भी शुदा भी मिल रहे हैं, तो सिरप फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म्स में। तो वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, स्किन प्रॉब्लम्स और ऐसी भी बहुत सी डिजीज़ हैं जहां हमारे ये कन्वेंशनल मेडिसिन में बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेज नहीं हैं, वहाँ भी ये वर्क करती हैं। जैसे स्किन डिजीज़ में एक्जिमा, सोरियासिस, इसके अलावा आर्थराइटिस, जेरिएटिक प्रॉब्लम्स में, स्ट्रेस कंडीशंस में, इनफर्टिलिटी, female infertility as well as male infertility, sexual disorders, it is also an important aspect in social life, renal failure, acute में तो हम करते ही हैं, हम क्लेम नहीं करते कि बहुत क्रॉनिक में कर सकते हैं या बिल्कुल फेलियर में कुछ कर सकते हैं। किडनी स्टोन्स हैं, और इसके अलावा बात की थी डॉक्टर साहब ने कि जो टर्मिनल केसेस हैं जैसे कैंसर वगैरह में, वहाँ हमें क्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन हालांकि दवाएं हैं जो इस इब्तदा में अगर किया जाए, शुरुआत में किया जाए, तो उनके अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी कैन प्रोवाइड पैलिएटिव केयर। अच्छा, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को दैट इज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जी डॉक्टर आचार्य, प्राकृतिक चिकित्सा और स्वास्थ्य किस तरह से देखते हैं और किस तरीके से बीमारियों को दूर रखने के लिए, और अगर बीमारी हो गई है तो उसे दूर करने के लिए सहायक हो सकती है? जी, जो बेसिकली जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो एक जो 2 प्रिंसिपल पर आधारित है। एक तो टॉक्सीमिया या विजातीय पदार्थ शरीर में इकट्ठा होना और उसको निकालना, ये प्रिंसिपल पर आधारित है। दूसरा है वाइटालिटी पर, आज जो हम आम भाषा में जो कहेंगे कि इम्यूनिटी है, उसको बढ़ाने का इसमें। ये जो 2 सिद्धांत के आधार पर जितना भी हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, डिजीज़ आते हैं, उसी प्रिंसिपल के आधार पर हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, और जो जड़ से जो रोग की कारण है उसको उखाड़ के फेंकने के लिए, उसको कम करने के लिए हम सोच के हम ट्रीटमेंट देते हैं। जहाँ तक जो स्ट्रेंथ की बात आती है कि जो आमतौर पर आज के दिन में जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स है या जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो बहुत ज़्यादा जो बढ़ रहा है आज के दिन में, जो डायबिटीज़ है, इंडिया इज़ गोइंग टू बी दी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इस तरफ कहलाता है। तो इस तरफ की जितना भी केसेस है उसमें बीइंग ए ड्रगलेस सिस्टम आल्सो इट इज़ गोइंग टू प्ले ए वेरी गुड रोल। दूसरी जो बात यह है कि जो आज का दिन में जितना भी जो डिजीज़ है, चाहे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो या
स्ट्रेस जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज हो उसमें सब में स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेजर ट्रिगरिंग फैक्टर इन ऑल दोस डिजीजेस। उसको कम करने के लिए भी जो योग के माध्यम से, योग की विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा उसको जो स्ट्रेस कम करने से हम उसको भी हम रेगुलेट करने में कामयाब होते हैं। जी, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का क्या महत्व है, इस चर्चा को जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दीदी ये देखो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। आज बड़ा चकाचक दिख रहा है। बोला कहाँ चला? मियाँ तारीख है। कोर्ट की तारीख है क्या? कोई फैसला होना है? क्या बोला? कहाँ चला? तारीख है चाचा, तारीख। अरे लॉटरी निकलने की तारीख है क्या बोला? अरे तारीख का सस्पेंस क्या है? आज आंकलन की तारीख है। उनके लिए जो अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, वो सभी लोग पढ़ाई लिखाई और हिसाब के अपने ज्ञान का आंकलन करवा सकते हैं। बस पंचायत में जाके बिना किसी फीस के नाम लिखवाओ और आने वाली 20 मार्च को परीक्षा देकर सर्टिफिकेट पाओ। पता लगा तारीख क्या है? और ये कहीं भी कभी भी। साक्षर भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए अपने सरपंच से संपर्क कीजिए। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा। हाँ, चिंता मत करो, अब जिंदगी की दौड़ में तुम जैसे स्टूडेंट्स को पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.minorityaffaires.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एंड हेल्थ, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं और टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 613 में हमने आपसे पूछा था कि फास्ट फूड में इनमें से कौन सा तत्व सबसे अधिक होता है। 3 ऑप्शंस आपके पास थे, ए कैलोरीज, बी विटामिन और सी मिनरल्स यानी खनिज। सही जवाब ऑप्शन ए, फास्ट फूड में कैलोरीज का कंटेंट सबसे अधिक होता है। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये जानने से पहले देख लेते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आज का सवाल है कि आयुष का नाम इनमें से कौन सी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित है। ऑप्शन ए सिर्फ आयुर्वेद और सिद्ध, ऑप्शन बी आयुर्वेद सिद्ध योग व प्राकृतिक चिकित्सा, ऑप्शन सी आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी व योग, या फिर ऑप्शन डी आयुर्वेद योग व प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। तो
तो आप भी लिख भेजिए हमें इस पहेली का सही जवाब और शामिल हो जाइए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। कौन बने हैं एपिसोड 613 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर ईश्वर आचार्य से, जिनके सामने हमने रख दी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे हमें मिली हैं। डॉक्टर आचार्य, इन करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर का नाम और उनके शहर का नाम आप हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज़। ये सोनू, डिस्ट्रिक्ट करनाल, स्टेट हरियाणा। इनको बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर तनुजा आपको, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम को आखिरी विकल्प की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, यानी जब एलोपैथी और बाकी पैथी काम न करे तब इनकी तरफ जाए। This is the main stream. This can be a mainstream medicine for all degenerative diseases also. जी डॉक्टर बैनर्जी, इन सभी चिकित्सा पद्धतियों का कोई भी अध्ययन कर सकता है, ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती ना, वो ठीक नहीं है। रिसर्च छोड़ के आप आगे कैसे बढ़ेंगे, वो बहुत ज़रूरी है रिसर्च होना। जी डॉक्टर जाफरी जी, ये जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है जी, ये बहुत ज़्यादा रिसर्च पर आधारित नहीं है जी। ये सवाल है आपसे। नहीं जी, ऐसा नहीं है। एक ज़माना था जब इसमें रिसर्च नहीं थी या कम थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमेशा रिसर्च पर आधारित है और आज भी इतनी ही ज़रूरत है जितना, अदरवाइज तो फिर स्टैग्नेशन तो फिर वो जी जो आप समझ सकते हैं क्या कॉज करते हैं। डॉक्टर आचार्य, ये पद्धतियाँ अपनाने के लिए बहुत सारा समय चाहिए, रोज़मर्रा का अगर ऑफिस नौकरी ये सब के साथ करना है तो नहीं संभव हो सकता। नहीं, ऐसे नहीं है। कई सिस्टम ऐसे है कि जो कम समय में भी इसको अपना सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है इसमें। डॉक्टर तनुजा, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है या हम इसे जीवन शैली माने? आयुर्वेद एक नॉलेज सिस्टम है जिसमें निरोगी और सुखी आनंदी जीवन पद्धति की सीख दी जाती है। इट इज़ मोर अ नॉलेज सिस्टम विच टीच अस अबाउट हेल्दी एंड हैप्पी लाइफस्टाइल। जी डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, होम्योपैथी द्वारा इलाज काफ़ी समय लेता है और धीरे असर करता है। ये बात सही नहीं है। कोई भी बीमारी बहुत एक्यूट बीमारी है, जैसे बुखार हुआ है, चाहे कोई पेन हो रहा है, तो उसको तो क्विक रिलीफ देना चाहिए ना। यू कैन नॉट, वो स्लो कर देने से बुखार का तो कैसे ठीक होगा। जी डॉक्टर जाफरी, यूनानी तरीके से अगर इलाज कर रहे हैं तो जिन लोगों के भी सिम्टम्स यानी लक्षण एक जैसे होंगे, उनका इलाज भी बिल्कुल एक जैसा ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक सिम्टम्स और एक बीमारी के लिए बहुत सारी दवाएं हैं, उनमें से हमें मरीज़ के हिसाब से और उसके मिजाज के हिसाब से और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसके टेम्परामेंट के हिसाब से सेलेक्ट किया जाए। डॉक्टर आचार्य, प्राकृतिक चिकित्सा में जीवन शैली को पूरी तरह बदलना पड़ता है, जो काफ़ी मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर या नीड ऑफ द डिजीज कंडीशन वी कैन से। राइट। डॉक्टर तनुजा, आयुर्वेद की दवाइयों में कई बार हेवी मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में जो सही तरीके से बनाए गए भस्म का भी उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में एक जो 4 हेवी मेटल है उसकी एक मात्रा तय की ही है, जैसे मर्क्यूरी, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक। तो इस मात्रा में के से ज़्यादा होगा तभी हेवी मेटल कहा जाता है। लेकिन ये आपने पूछा, ये सही नहीं है। आयुर्वेद की जो प्लांट्स है, हर्बो मिनरल्स है, पॉली हर्बल्स है, इसमें हेवी मेटल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जी डॉक्टर बैनर्जी, होम्योपैथी के इलाज में पहले लक्षणों को गंभीर बनाया जाता है और फिर उसको ठीक होते हैं वो, यानी पहले सिम्टम्स अग्रेवेट होंगे और फिर इलाज का असर आएगा। ना, ये बात ये सही नहीं है। जैसे कोई हार्ट अटैक का, ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट आया तो उसका हम दवाई देंगे और एग्रावेट करेगा तो बचेगा, ट्रीटमेंट होगा। जी डॉक्टर जाफरी, यूनानी दवाएं और चिकित्सक जी आसानी से मिलते नहीं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने अब काफ़ी कॉलेजेस बनाए हैं और नए नए कॉलेजेस आ रहे हैं, नए नए रिसर्च काउंसिल्स और नए इदारों में रिसर्च हो रही है, तो प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है। जैसे दवाओं का भी बढ़ रहा है और मैन पावर भी अब बढ़ रही है। डॉक्टर आचार्य, नेचुरोपैथी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उत्पाद हैं, वो काफ़ी महंगे होते हैं। नहीं, इसमें तो देखिए, जो बीइंग ए ड्रगलेस सिस्टम, इसमें जो प्रोडक्ट्स की बात ही नहीं है।
आजकल जो मार्केट में अवेलेबल नहीं थोड़ा मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से कुछ इक्विपमेंट को उसमें जोड़ा गया है, वो हो सकता है थोड़ा महंगा है। अदरवाइज जो ओरिजिनल नेचुरोपैथी है दैट इज़ नॉट कॉस्टली अफेयर, सर्टेनली नॉट। डॉक्टर तनुजा, आयुर्वेद की दवाएं अक्सर बिना किसी विशेषज्ञ के परामर्श से भी ली जा सकती हैं, क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हर एक आयुर्वेद एक डिज़ाइनर मेडिसिन है, कस्टमाइज टेलर मेड मेडिसिन है। तो हर एक व्यक्ति के प्रकृति के अनुसार, दोषों के अनुसार एक ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन किया जाता है जिसमें डाइट हो, लाइफस्टाइल हो, मेडिसिन हो, जिसमें होस्ट मैकेनिज्म इम्प्रूव करने के लिए सब कुछ किया चिकित्सकों के द्वारा ही किया जाता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी हो। डॉक्टर बैनर्जी, होम्योपैथी का इलाज जो लोग ले रहे हैं उन्हें सभी को कई तरह के परहेज रखना ज़रूरी होता है। Not necessarily. From my experience, I can say too much of restrictions is not required. Even without restriction, होम्योपैथिक दवाई काम करता है। तो कुछ पर्टिकुलर है, जैसे कैंसरिस दवाई हम लोग देते हैं तो मना करते हैं, जो कॉफ़ी नहीं लीजिए। जैसे थूजा देते हैं तो मना करते हैं, रॉ अनियन गार्लिक नहीं लीजिए। ऐसे तरीके से खूब खट्टा चीज़ मना करते हैं। टू मच ऑफ रेस्ट्रिक्शन वी डोंट डू। डॉक्टर जाफरी, जब वैकल्पिक चिकित्सा से इलाज करा रहे हों तो एलोपैथी की दवाइयाँ बंद कर देनी चाहिए? नहीं, देखिए बहुत सी कंडीशंस में ये ज़रूरी नहीं है। कुछ कंडीशंस में तो हम लोग एडवाइस भी नहीं करते हैं। जैसे एकदम कोई पेशेंट सीवियर डायबिटीज़ का आता है तो हम उसको दवाओं का इथिकल नहीं है रोकना, लेकिन हाँ ये ज़रूर करना चाहिए कि थोड़ा गैप रखा जाए ताकि अगर कोई पॉसिबल इंटरेक्शंस हों तो वो ना हो। ठीक। डॉक्टर आचार्य, प्राकृतिक चिकित्सा की कुछ क्रियाएं बहुत कष्टदायक होती हैं, व्यक्ति को भूखा रहना पड़ता है तो शरीर को काफ़ी कष्ट होता है। देखिए, जो फास्टिंग इज़ वन ऑफ द मेथड, आई थिंक वो उसी के बारे में आप जो जिक्र कर रहे हैं या रेफर कर रहे हैं। इसमें जो बेसिक हमारी कॉन्सेप्ट है कि शरीर में जितना टॉक्सिक मटेरियल कटे हुए हैं उसको बाहर निकालने के लिए हम फास्टिंग को एक प्राइमरी मोड ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से हम करते हैं। इसमें ज़रूर नहीं है कि किसी आदमी को 10 दिन का फास्टिंग दिया या 15 दिन का फास्टिंग दिया या 1 महीने का फास्टिंग दिया, ऐसा नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन दी सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन ऑफ द पेशेंट, हम उसको शॉर्ट से लेकर मीडियम और लॉन्ग टर्म फास्टिंग के हिसाब से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऐसे कोई उसमें नहीं है कि भूखा रहना पड़ता है, ऐसे नहीं है। डॉक्टर तनुजा, जो लोग बीमार नहीं हैं वो आयुर्वेद से क्या लाभ ले सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आयुर्वेद की स्ट्रेंथ ही प्रिवेंशन है और आयुर्वेद उद्देश्य, एक जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है उसमें स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो आपका प्रोग्राम है, टोटल हेल्थ, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल हेल्थ अपनाने के लिए आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति ही ले सकता है, जिससे वो बीमार ना हो जाए। जी, बीमार है तो वो बीमार है, वो जड़ से बीमारी निकले। ये टोटल कंप्लीट क्योर के लिए भी आयुर्वेद फिर बाद में ले सकते हैं। डॉक्टर बैनर्जी, कोई भी व्यक्ति होम्योपैथी का इलाज क्यों अपनाए, क्या विशेषता है इसकी? इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन क्योर करता है और इसको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जैसे हम लोग ऑर्गेनन के अनुसार होते हैं रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। तो कोई आदमी को कोई तरह का हानि नहीं करता है, कोई ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करता है। ऑर्गन फेलियर भी होम्योपैथिक दवाई से नहीं होता है। तो दिस इज सेफ एंड एनीबॉडी कैन टेक, बच्चे से एजेड तक सब कोई ले सकता है। जी डॉक्टर जाफरी, आज के वक्त में इन तमाम सिस्टम्स की अगर हम भूमिका की बात करें, इनके फ़ायदों की बात करें, तो कितना फ़ायदा होगा और हो सकता है आने वाले वक्त में? देखिए, आज के वक्त में ये सवाल आपका बहुत अहम है, चूँकि आज बहुत सारी बीमारियाँ, स्ट्रेस कंडीशंस और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं खाली यूनानी की बात करूँ, सभी जो भी ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दे आर बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। तो उनके प्रिंसिपल्स जो हैं वो अपने आप में बहुत अहम है, न सिर्फ बीमारी से लड़ने के लिए बल्कि लाइफ को बेटर रखने के लिए, एक एज ए होल एक लाइफ पैटर्न के को सही रखने के लिए वो बहुत रोल है। जैसे यूनानी में जिक्र है 6 एसेंशियल प्रिंसिपल्स का, जिसको हम असबाब सित्ता ज़रूरिया कहते हैं। सित्ता मीन्स 6। तो उसमें ये सबसे पहले बताया गया कि हवा हमारी कैसी होनी चाहिए, इसमें हम सांस लें, खाना हमारा और पीना कैसा होना चाहिए, फिर हमारा स्लीप कितनी होनी चाहिए और वेकफुलनेस कितनी होनी चाहिए, बॉडी के मूवमेंट्स कैसे हों
कितने ज़रूरी हैं, उसमें सब एक्सरसाइजेज और आ जाते हैं। दूसरे ये रेस्ट कितना होना चाहिए, वो भी कंपलसरी है। फिर मेंटल एक्सरसाइजेस कितनी हो, साइकिक, अच्छा जी, वो कितना होना चाहिए, और फिर उसमें रेस्ट कितना होना चाहिए। फिर व्हाट इज़ नीडेड टू बी स्टोर्ड इन द बॉडी, कितनी देर रुकना चाहिए, और रिटेंशन, और फिर उसको कब बॉडी से निकल जाना चाहिए, इवैक्यूएशन। तो ये सब चीज़ों पे अगर इन प्रिंसिपल्स पे ध्यान दिया जाएगा तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं ये इस टाइप की बीमारियों के, खासतौर से लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के। और अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, डाइट हमारी सही होगी, तो हमारा जो सेल्फ बॉडी का जो मैकेनिज्म है जो बीमारी से लड़ने का, वो हमारा स्ट्रेंथन होता है, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रेंथन होती है, तो बहुत सारी बीमारियाँ तो फिर पनपती नहीं है, या अगर होती भी हैं तो अपने आप ठीक हो जाती हैं।